Hanji, good morning, students. Today we discuss the question from Unit 4. The topic is India's balance of payment position. इस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है बेसिकली कि व्हाट आर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इंडिया एंड व्हाट इज़ द status of or trends in India's balance of payment since independence or especially 1991 onwards. ठीक है, और करंट भी हम देखेंगे रिसेंट सिचुएशन क्या है. एक तो ये क्वेश्चन बनेगा. सेकंड क्वेश्चन आपका हो जाएगा बिकॉज इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज़ रिमेन्ड डेफिसिट, so we have to suggest measures. What are the measures to correct the disequilibrium in balance of payment in India? ठीक है, so you can take help from unit 1. बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसका स्ट्रक्चर क्या है वो तो हर कंट्री का वही रहेगा, और जो ट्रेंड्स हैं वो ऑफ कोर्स डेटाबेस होंगे, वो डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है, और मेजर्स टू करेक्ट वो भी वही रहेगा, लेकिन थोड़ा हमें डेटा ऐड करना है ये बताने के लिए कि इंडिया ने कब डिवैल्यूएशन किया है या और जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट की हैं वो कब की हैं, तो ये वेरिएशन हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम देखते हैं इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन. इसमें आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिफ़ाइन करेंगे. और अगर हम देखें 1951 से 1991 तक की बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट ये दो कैटेगरीज आप बना लेंगे या एक साथ भी बता सकते हैं. बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ फिजिकल गुड्स एक्सचेंज्ड बिटवीन द होम कंट्री एंड फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड ईयर. ये आपको बताइए बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो जो मर्केंडाइज है यानी कि कमोडिटीज़ है उनका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का डिफरेंस है. तो इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट ही रहा है. 1950-51 में 2 करोड़ था, जो कि 60-61 में बिकॉज हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्ट्रैटेजी पॉलिसी अडॉप्ट की थी, और इसी 51 से 61 के बीच इन 10 ईयर्स में ही हमने 3 स्टील प्लांट्स, केमिकल, फर्टिलाइज़र और बहुत सी इंडस्ट्री सेटअप की. तो बहुत सारा हमने बोरो किया पैसा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में रशिया, जर्मनी की हेल्प से. सो इसकी वजह से 2 करोड़ का जो डेफिसिट था 50-51 में वो 1960-61 पे बढ़कर हो गया 480 करोड़. ठीक है, और द डेफिसिट वॉज मैक्सिमम एट ₹921 करोड़ इन 1966-67. मैक्सिमम भी क्यों था, क्योंकि थर्ड प्लान के बाद में आते आते लास्ट थर्ड प्लान थी बेसिकली वाज अ फेलियर, और 66-67 के बाद ही आपका ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ. तो वो जो थर्ड प्लान थी देयर वाज ह्यूज डेफिसिट्स. ठीक है, एंड दिस अमाउंट ऑफ डेफिसिट गॉट रिड्यूस्ड इन 68, 69 एंड 69, 70. ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो आपकी फूड प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो डेफिसिट ऑटोमेटिकली कम हो गया. फिर भी हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो 99 करोड़ था 1970-71 में, जो कि फिर बढ़ गया 5838 करोड़. मैक्सिमम 51 से लेके 81 तक 30 साल में मैक्सिमम था 5838 करोड़ रुपीज़. ठीक है, और 1991 में ट्रेड डेफिसिट में बहुत ज़्यादा सीरियसनेस आ गई थी. जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रेड डेफिसिट इतना ज़्यादा था कि इंडिया के पास केवल 6 मंथ्स के इंपोर्ट करने का फॉरेन एक्सचेंज रह गया था, और 1991 में ही इंडिया हैड टू मॉर्गेज इट्स गोल्ड. अपने सोना जो है वो हमें बेचना पड़ा था या गिरवी रखना पड़ा था. तो द डेफिसिट हैड इंक्रीज टू ₹10,640 करोड़ रुपीज़ इन 1991. ठीक है, और इस तरीके से हम देखेंगे कि जो आपका द असेंशियल कॉजेज ऑफ कंटिन्यूड इंक्रीज इन ट्रेड डेफिसिट ड्यूरिंग 70s 80s इंक्लूडेड इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट. डेफिनेटली इम्पोर्ट्स बढ़ेगा तभी डेफिसिट बढ़ेगा, एज वेल एज हाई प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. भी जो चीज़ें आप इम्पोर्ट करें अगर उनकी प्राइस बढ़ती है, स्पेशली पेट्रोलियम बेस्ड इकॉनमी है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नॉन फेरस मेटल्स, आयरन एंड स्टील, फर्टिलाइजर्स, और आपकी इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ भी थी कुछ, तो बहुत सारे रीजंस थे. ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन जो है वो करंट और कैपिटल अकाउंट को मिला के देखी जाती है. तो इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन है वो डेफिनेटली डेफिसिट ही जो है वो चलता रहा. ठीक है, और ये फिगर्स कुछ मैंने आपको बता दिए, कुछ आप नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, तो इम्पोर्ट्स में प्रोडक्ट्स भी बता दिए, पेट्रोलियम, केमिकल्स, ठीक है, लाइक नॉन फेरस मेटल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, कैपिटल गुड्स, फर्टिलाइजर्स,
और एक्सपोर्ट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़े, ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपोर्ट कम था, तो जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स थी वो कम रही. सो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है दैट रिमेन फेवरेबल टू इंडिया. जो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर हम कहेंगे वो तो फेवरेबल हो सकती हैं, लेकिन आपका जो BOP है, जो आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड इन रियलिटी वर्क करती है, वो अगेंस्ट ही रही. और जो आपका ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो भी फेवरेबल रहा. ये आप डेफिनेशंस आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी हैं, पिछले सेमेस्टर में पढ़ी हैं, नेट एंड ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड. ठीक है, लेकिन जो है इंडिया का जो अगर हम देखें 1978-79 प्राइसेस पे इंडिया का जो टर्म ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है दैट स्टूड एट 122.5, ये जो इंडेक्स बनाई जाती है 1991. सो फar as income terms of trade were concerned, they were also almostly unfavorable. income terms of trade, income terms में अगर हम कन्वर्ट करके देखें तो वो unfavorable ही रही. ड्यूरिंग 2 years 1979 and 81 दे अगेन फिर से वो एडवर्स हो गई, और 81 से 91 में थोड़ी फेवरेबल हो गई. ठीक है, तो कितनी फेवरेबल हो गई? 212.2 फेवरेबल हो गई. तो ये आप थोड़ा सा इसको ब्रीफली आपने बताना है. ठीक है, उसके बाद 1991 के बाद की पोजीशन हम देखें तो इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ट्रेड एंड पेमेंट्स रहा है. 1991 में इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट ह्यूजली डेफिसिट था. 95-96 में ट्रेड डेफिसिट इन द कंट्री ग्रेटली वर्सनड एंड द डेफिसिट वाज 16,325 करोड़ इन दैट ईयर. ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपोर्ट 28.6% था, जबकि इम्पोर्ट्स का 36.4%. तो डेफिनेटली जब आपके इम्पोर्ट्स हाई रेट से बढ़ रहे हैं और एक्सपोर्ट्स कम रेट से बढ़ रहे हैं तो डेफिसिट बना रहेगा. बिटवीन 1996, 97 एंड 99, 2000 देयर वाज कंटिन्यूस रैपिड इंक्रीज इन द ट्रेड डेफिसिट. के बढ़ता ही रहा, और ऑलमोस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ इम्पोर्ट्स अगर ये 6 से लेके 2000 या 4 ईयर्स 5 ईयर्स के लगाएं तो द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ इम्पोर्ट्स वाज 15.2% वाइल एक्सपोर्ट्स का 10.7%. ठीक है, और उसके बाद हम देखें तो आपके उसके अगले 2-3 साल में एक्सपोर्ट्स ग्रू इन दैट ईयर एट मच हाई रेट 27.6% वाइल ग्रोथ रेट ऑफ इम्पोर्ट्स वाज जस्ट 7.3%. 2000-2001 की बात है ये. द इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड बैलेंस वाज ऑन अकाउंट ऑफ एडॉप्शन ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स. तो जहाँ भी देखेंगे इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन में कुछ साल ही रहे हैं, प्लान्स भी नहीं कह सकते, कुछ साल ही रहे हैं जिसमें सरप्लस रहा है या फेवरेबल रहा है. और वो रीज़न वही है कि जब आपकी फूड ग्रेन्स क्रॉप अच्छी हुई या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अच्छी रही, तो उस वजह से. द ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपोर्ट्स इन 2013-14 was 16.6%. इन कंट्रास्ट ग्रोथ ऑफ इम्पोर्ट was 1.7%. इम्पोर्ट्स कम क्यों हुए? क्योंकि आपको पेमेंट कम देनी पड़ी. क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट में एक तो टैरिफ कम हुए, इंपोर्ट टैरिफ कम हो गए, और दूसरा प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल भी काफ़ी कम हुई. तो जब प्राइसेस आपको पेट्रोलियम और रॉ मटेरियल सस्ता मिला और कुछ इंपोर्ट टैरिफ भी कम हुए तो डेफिनेटली आपको पेमेंट कम देनी पड़ी, तो इंपोर्ट्स की ग्रोथ कम हुई. ठीक है, तो 1991 के बाद से हम क्या कह सकते हैं कि इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन जो है करंट अकाउंट पे इट गॉट रिड्यूस टू ₹17,366 crore in 91-92 फ्रॉम अर्लियर मैग्नीट्यूड ऑफ 17,639. बहुत मार्जिन सा कम हुआ एक साल में. द डेफिसिट इन BOP इन दैट ईयर वाज -0.3% ऑफ द GDP का -0.3% लगा लीजिए. एंड रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इम्पोर्ट वाज 86.7%. ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स होती रही, क्योंकि जब हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर मशीनरी को इम्पोर्ट किया, पेट्रोलियम को ज़्यादा इम्पोर्ट किया, तो डेफिनेट बढ़ेगा. लेकिन जिस साल में या जिस प्लान में इंपोर्ट्स बढ़ने के साथ साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन पे ज़्यादा जोर दिया गया और एक्सपोर्ट्स बढ़ भी गए, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन थोड़ी सी फेवरेबल होती चली गई, या यूँ कहें कि डेफिसिट कम होता चला गया. अगर हम देखें बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन 94-96 पीरियड में तो डेफिसिट कम हुआ थोड़ा सा, और लेकिन 97-98 में फिर बढ़ गया. ठीक है, तो GDP का ऑलमोस्ट 97-98 में इट वाज -1.4%.
क्योंकि नेगेटिव था, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशो जो है केवल 69.7% थी। ठीक है, उसके बाद देखें तो करंट अकाउंट डेफिसिट 2007-8 तक रहा, और ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन लेकिन ये जो है उस साल में आपकी पॉजिटिव सरप्लस हो गई। बिटवीन 2003-4 एंड 2007-8 ओवरऑल पेमेंट सरप्लस इंक्रीज फ्रॉम 1,43,993 करोड़ टू 3,69,689 मीन 369,689 करोड़। और क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि देयर वाज इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो एक ये भी तरीका है बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन को सुधारने का कि इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए। तो वो अगर FII की या FDI की फॉर्म में, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, या हमने बोरो कर लिया तो आपका कैपिटल अकाउंट पे आपको पैसा जो है वो मिल रहा है। द रेशो ऑफ BOP सरप्लस टू GDP इन दैट ईयर स्टूड एट 0.12। तो सरप्लस हो गया क्योंकि इनफ्लो ऑफ मनी हो गया FDI की फॉर्म में। और रेशो ऑफ एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट 64.79% हो गया। ठीक है, और डेफिसिट ऑफ BOP करंट अकाउंट वाज ऑल्दो ऑफ ऑर्डर ऑफ 1,87,750 करोड़, और लेकिन ओवरऑल 2013-14 में ये 96,054 करोड़ हो गया। इस तरीके से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और जो कमर्शियल बोरिंग्स थी उनका इनफ्लो आने से आपका BOP पोजीशन जो है वो थोड़ा सा सुधरा, या डेफिसिट जो है वो थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, अगर हम सर्विसेज उस पे देखें तो देयर हैज़ बीन ग्रेट कंसर्न अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रेड डेफिसिट इन केस ऑफ मर्केंडाइज गुड्स कपल्ड विद परसिस्टेंट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स डीरेलिंग द ग्रोथ मोमेंटम ऑफ द इकोनॉमी। तो जो गुड्स का बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो तो हमेशा प्रॉब्लम में ही रहा, लेकिन जो सर्विसेज था, ट्रेड इन सर्विसेज हैज शोन स्टेडी इंक्रीज इन ट्रेड सरप्लस। लेकिन सर्विसेज की वजह से जो है आपकी इकोनॉमी बच गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन सेव हुई 2001 से 9-10 के बीच में। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस इन सर्विसेज वाज $17 billion in 2001 and it reached the peak level of $53.9 billion on 2008-9। लेकिन उसके बाद अगले साल जो है वो ऑलमोस्ट कम हो गया $35.7 बिलियन। ठीक है, तो मे बी कि आपकी इंटरनेशनल मार्केट में जब डिमांड फॉर सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज का, सॉफ्टवेयर का, एक्सपर्टीज़ का, फाइनेंशियल सर्विसेज का कम होगा तो वो पोजीशन जो है वो आपकी थोड़ी डिस्टर्ब